बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। इस वक्त शायद ही कोई ऐसा सूबा हो पाकिस्तान के अंदर जहां पर सैलाब की तबाहकारियां ना हों। और सबसे बड़ी जो तकलीफ़ की बात है, मेरे ख़्याल में हमें इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए और सबसे पहले हम अपने किरदार की बात करते हैं। यानी क्या हमने वो फ़र्ज़ अदा किया है जो हमें अदा करना चाहिए था। यानी पूरी तवज्जो ये रही है हर एक की कि जी शहबाज गिल साहब ने खाना खाया है नहीं, जूस पिया है तो कितने घूंट पिया है, शेव बनाई है तो उनकी वो मूछें किसी ने छोड़ दी हैं, इमरान खान साहब इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में ख़ुद चल कर जाएंगे, क्या उन्हें वहाँ से गिरफ़्तार किया जाएगा। यकीनी तौर पर ये तमाम ख़बरें हैं। पंजाब हुकूमत का टॉप एजेंडा क्या है कि इमरान खान साहब को अगर गिरफ़्तार होने लगे तो उनको गिरफ़्तारी से कैसे बचाया जाए। इमरान खान साहब जलसों में क्या तकारीर कर रहे हैं, वो मुँह चढ़ा रहे हैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को कि आप लोग यहाँ पर आवाम सिसक रही है, बिलक रही है सैलाब की तबाहकारियों से और आप भीख मांगने कतर चले गए हैं। तो क्या हम बहसीत कौम अपना अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं? यकीनी तौर पर जितना हाईलाइट किया जाना चाहिए सैलाब की तबाहकारियों को, मैं कम अज़ कम अपने बारे में ये बात ज़रूर कहूँगा कि शायद हम नहीं कर सके। लेकिन एक बहुत बड़ी वजह ये भी सामने जो नज़र आती है वो ये कि अगर 75 सालों में देखा जाए तो 40-45 के करीब बड़े सैलाब आए इस मुल्क के अंदर। 20 ऐसे थे जो मेरे हाल में बहुत बड़ी कैलामिटीज़ थी। 2010 के जब सैलाब आए, मैं बहसीत ख़ुद एक सहाफ़ी के मैं फ़ील्ड के अंदर गया और उन हालात को मैंने कवर किया और शायद उस डेप्रिवेशन का, उस एहसास महरूमी का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते जब आप किसी भी सेटल्ड एरिया के अंदर, किसी बड़ी ही ज़बरदस्त एनवायरनमेंट के अंदर या ऐसे इलाकों के अंदर जो कि प्रिविलेज्ड हैं, ऐसे माहौल के अंदर जो कि प्रिविलेज्ड है, वहाँ पर अगर आप मौजूद हो तो आपको एहसास भी नहीं होता कि प्रिविलेज ना होना, किसी के सहारे ज़िंदगी गुजारना, खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारना, बग़ैर किसी मदद के ज़िंदगी गुजारना, बेसरोस सामानी की हालत में ज़िंदगी गुजारना, जब आपका सब कुछ लुट जाए उस वक्त इंसान के जज्बात क्या होते हैं, ये सब कुछ मैंने विटनेस किया बहसीत एक आम पाकिस्तानी के, बहसीत एक सहाफ़ी के देखा। और जहाँ पर आपकी जो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी हो वो अगर किसी एक संदूक के अंदर हो और वो संदूक पानी में बह जाए, चाहे उसके अंदर आपके बच्चों की खुराक हो, चाहे आपके उस संदूक के अंदर आपकी किसी बच्ची का जेवर हो, उसके जहेज़ का सामान हो, आपका सारा सामान हो, आपका घर हो जो कि बह जाए, आपका झोंपड़ा हो जो कि बह जाए, तो ऐसी सूरत हाल में ऐसे जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके साथ क्या गुजरती है, उनकी जहनी कैफियत क्या होती है। यानी बलूचिस्तान के अंदर ये जाफराबाद, नसीराबाद और जाफराबाद की जितनी तहसीलें हैं, इनके अंदर जब मैं गया तो मुझे यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो गए और एहसास पहली दफ़ा हुआ कि बलूचिस्तान इतना पीछे क्यों है। यानी कि बलूचिस्तान जिसकी तरक्की बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, 2010 के हालात वही थे। आज भी अगर आप देखिए तो उसके हालात में, बलूचिस्तान के हालात में कोई तब्दीली नहीं है। इसी तरह आप वो इलाके जो कि बिल्कुल पंजाब के बॉर्डर एरियाज़ हैं, यानी तौसा पे आप चले जाइए, आप राजनपुर चले जाइए, डीजी खान चले जाइए, यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा डेप्रिवेशन है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप हैरान हो जाते हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारी मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ हैं, हमारी हुकूमतें कुछ डिलीवर नहीं कर पाई, सियासतदान आज भी अपनी लड़ाई के अंदर मौजूद हैं। एक जो सबसे बदकिस्मत एलिमेंट ये है कि आज एज आई स्पीक जहाँ बात होनी चाहिए कम अज़ कम कोई इकट्ठे होने की, कोई सैलाब मुतासरीन के ख्याल करने की, वहाँ आज ये नहीं हो रहा। आज भी इतनी बिटर डिवीज़न है कि अगर कोई एक सैलाब मुतासरीन के हवाले से कोई बात करता है तो दूसरा ये नहीं कहता कि हाँ यहाँ बात इंसानी जानों की है और इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, किसी हुकूमत का साथ देना चाहिए। बेशक अगर आप हुकूमत में हैं या नहीं है, वो यही कहते हैं आप चोर हैं, आप तो खा गए, आप तो ये कर लिया, आप वो आप तो हैं ही चोर, आपने तो कुछ गवर्न करके दिया ही नहीं। लिहाजा ऐसी सूरत हाल के अंदर सैलाब मुतासरीन की मदद कैसे हो सकती है? क्या ये जो पोलराइजेशन है, ये जो बिटर डिवीज़न है, इसने हमारी कौम का जो सारा सोशल फैब्रिक है उसे तबाह कर दिया है। और अगर ये तबाह हो गया है तो इसकी ज़िम्मेदारी कोई ले सकता है? कोई ये कहेगा कि हाँ हमने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है, ये पोलराइजेशन हमारी वजह से है? प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं ज़रूर चाहूँगा कि अपने मेहमानों से इस हवाले से बात करूँ, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत की, पाकिस्तान के अवाम की, मुखय्यर हज़रात की प्रायोरिटी नंबर 1 हमारी यही होनी चाहिए कि जो हालात हमारे सामने हैं। लेकिन
बदकिस्मती की बात यह है कि हमारी इस वक्त प्रायोरिटी ये नहीं है, हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। इस्लामाबाद की सियासत है, पंजाब की सियासत है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। हमारे जनाब नुसरत जावेद साहब हमारे उस्ताद हैं, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया नुसरत जावेद साहब आपका। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब वफाकी वज़ीर हैं, वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और तलत हुसैन साहब मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया तलत साहब आपका भी। मैं ज़रा सबसे पहले नुसरत जावेद साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। यकीनी तौर पर आपने पाकिस्तान की तारीख से आप बखूबी वाकिफ़ हैं, हुकूमतें बनती बिगड़ती आपके सामने सब कुछ रही है, लेकिन आज जितनी डिवीज़न या पोलराइजेशन है ये शायद हमें बहुत दूर ले जा रही है उन प्रायोरिटीज़ से जो कि हमें शायद रीसेट करने की ज़रूरत थी। इस इमरजेंसी की सूरत में हमें रीसेट करने की ज़रूरत थी, लेकिन अभी भी फिंगर पॉइंटिंग हो रही है, एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि तुम चोर हो, तुमने तो कुछ करके नहीं देना, तुम भिखारी हो, तुम मुल्क से बाहर चले गए हो। ऐसी सूरत हाल के अंदर वे डू वी स्टैंड, और क्या बैसियत मीडिया भी, हमने भी कंट्रीब्यूट किया है, हमारी भी प्रायोरिटीज़ दुरुस्त नहीं है? देखिए जी, बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम तरीन मौजू को उठाया है। जहाँ तक आवाम की मुश्किलात की बात है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि हमारे यहाँ जब टेलीविज़न आया था तो आपको याद होगा कि ज़लज़ला आया था। तो मैं ये कहूँगा कि उस ज़लज़ले को सही मानों में लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि यार इसने ये तबाही की है, उसमें फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत एक्टिव किरदार जो है वो तलत साहब ने अदा किया था। तो उसके बारे में मैं समझता हूँ कि वो शायद डिज़ास्टर रिपोर्टिंग के बारे में मुझसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली और बेहतर बात कर सकते हैं। मैंने जो है मुनीब, वो 2010 का जो सैलाब था वो मैंने पेशावर से लेकर ठट्ठा में सैलाब में पानी गिराते हुए देखा था। देखिए, एज टेलीविज़न के लिए जब आप स्टोरी करते हैं, हमारा जो एक सबसे बड़ा मसला ये है, हमारा भाई मसला ये है कि हम आई बॉल्स के मोहताज हैं, और आई बॉल्स जो हैं वो इत्तेफाक ऐसा है कि उनकी जब मेजरमेंट होती है, जब ये देखा जाता है कि आज के मुनीब के शो को कितने लोगों ने देखा, तो वो शहरों तक महदूद लोग हैं। और बदकिस्मती ये भी है कि अभी जो सबसे ज़्यादा तबाही आई हुई है बलूचिस्तान और सिंध, ये वो इलाके हैं जहाँ पर कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया एक तो वैसे पहुँचता नहीं है, अगर पहुँचता भी है तो उनको अपनी मकामी ज़बानों के जो हैं उनके वो चैनल्स के साथ वो कनेक्टिविटी महसूस करते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम फिर बहुत आसानी से महसूस करते हैं, सर स्टूडियो लगा हुआ है, एक ख़ताब हुआ, तुम चोर, वो कहता तू भगौड़ा, तू भाग गया। और उसमें ये कि इतनी जुल्म और सितम की, पाकिस्तान में तो आपको पता है ना कभी पुलिस टॉर्चर हुआ है, हमारे यहाँ तो आज तक कभी किसी ने नाम ही नहीं सुना था। अभी हाल ही में कुछ वाक़यात होने शुरू हुए हैं कि एक साहब पकड़े गए, उन्हें 2 दिन का रिमांड मिला, और उसमें भी इतना जुल्म हुआ कि तारीख बन गई। बिल्कुल। यानी मैं उसको कंडोन नहीं कर रहा हूँ, खुदा का वास्ता है, प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग। मैं ये कह रहा हूँ, मैं हरगिज़ मेन स्ट्रीम करना, नॉर्मलाइज करना पुलिस तशद्दुद को हर हवाले से गलत है, लेकिन उसको इस तरह प्रोजेक्ट करना कि पाकिस्तान की तारीख में ये काम पहली मरतबा हो रहा है, ये भी ज़रा ज़्यादती है। बट आई वॉन्ट टू, सिर्फ जिस बात पे मैं स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ मुनीब, वो ये है कि सैलाब वगैरह की रिपोर्टिंग करते हुए एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ट्रेन भी नहीं हैं, वो डू लेज़ी जर्नलिज्म। बात यह है कि जब आप एक लॉन्ग शॉट लेते हैं तो यूँ लगता है कि यार पानी तो हर जगह एक जैसा है, तो यकसानियत आपकी स्क्रीनों पे आती है। वी डोंट नो हाउ टू टेल इंगेजिंग स्टोरीज अबाउट फ्लड, वो भी हमें नहीं आती है। एक तो मोटिवेटेड नहीं है, और अगर मोटिवेशन भी हो जाए तो एक बड़ा शॉट लो, देखो जी वो इमदाद के बगैर बैठे हुए हैं, एंड दैट्स अबाउट इट। वो तीसरे दिन अपनी कशिश खो देता है। सो वी हैव लॉस्ट द एबिलिटी एज जर्नलिस्ट टू टेल द स्टोरी ऑफ डिजास्टर। ये भी एक इशू जो है बहुत अहमियत का हामिल है जी। ठीक, तलत साहब, ये यकीनी तौर पर वैसियत एक सीनियर जर्नलिस्ट के, आपने नेचुरल बात है जो कैलेमिटीज़ आई हैं उनको कवर भी किया है, मैंने खुद सीखा है, आप जैसे सीनियर से खुद भी काम किया है, लेकिन कम से कम जितनी मुझे पोलराइजेशन या बिटर डिवीज़न आज नज़र आती है, यानी कि प्रायोरिटी आपको बस हेडलाइंस तक नज़र आती हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, यानी कि कोई हमें बलूचिस्तान की
तर्जुमान हमें ये बता रहे हैं कि वज़ीर आला साहब के पाँव में चोट लगी थी लेकिन फिर भी वो गए, वो एरियल व्यू लेकर आ गए, लेकिन जब वज़ीर आज़म गए तो फिर वो वहाँ पर गए। इसी तरह हमें पंजाब के अंदर भी नज़र आता है कि पंजाब की हुकूमत की प्रायोरिटी इस वक्त शायद ये होगी कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तारी होती है या होने की कोशिश होती है तो उनको बचाया कैसे जाए। बात ये ज़रूर कही जा रही है कि हाँ जी हम अपने लोगों के साथ हैं, लेकिन देयर इज़ अ डिवीजन, देयर इज़ कंप्लीट पोलराइजेशन। और आज भी इमरान खान साहब का खिताब आप देखिए, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप भीख मांगने मुल्क से बाहर चले गए, आपको तो लोगों के पास जाना चाहिए था जहाँ सैलाब आया हुआ है। हैविंग सेड दिस सर, हमारा तो कसूर चले हो गई होगा, क्या सियासतदानों की सियासत बचेगी इस कैलेमिटी के बाद? यही भी तो हल्के हैं ना सर, जहाँ पर ये यहाँ के भी MNAs MPAs होंगे, लेकिन वहाँ लोग बयारों मददगार बैठे हैं। देखिए जी, बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के 116 अजला जो हैं वो सैलाब की जद में हैं, और इन 116 अजला की अगर आप तकसीम देखें सूबाई हवाले से या फेडरल टेरिटरीज़ के हवाले से, तो पंजाब में PTI और QLI की हुकूमत है, KPK के अंदर मुकम्मल तौर पर PTI की हुकूमत है, आज़ाद जम्मू और कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर PTI की हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और बलूचिस्तान के अंदर मिली जुली हुकूमत है। अगर आप इसका प्रोविंशियल ब्रेक डाउन करें तो अगर किसी सूबे के अंदर आपको एक्टिविटी नज़र आती है, मैं कॉम्पिटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्टिविटी और हाइप की बात कर रहा हूँ, वो आपको सिंध के अंदर नज़र आती है। इसकी एक तो बुनियादी वजह यह है कि टेरेन इस किस्म की है, जिस पानी ने सैलाब की सूरत इख्तियार करनी है, उसने आखिर में जो रेला बनना है वो सिंध में से उसने एग्जिट करना है, और सिंध के अंदर अपना फ्लड का भी बहुत बड़ा इशू है। लेकिन सिंध का चीफ मिनिस्टर है, सिंध के मिनिस्टर्स हैं। अब मैं कॉम्पिटेंस की बात नहीं कर रहा, मैं एफिशिएंसी ऑफ रिस्पांस की बात नहीं कर रहा, मीडिया हाइप की हम बात कर रहे हैं। तो आपको सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा हाइप नज़र आती है। सबसे कम हाइप जो आपको नज़र आती है वो KP के अंदर आती है, जहाँ पे इमरान खान साहब हरिपुर के अंदर खड़े होकर ये बता रहे थे कि किस तरह सिंध की हुकूमत को सिंध के लोगों की मदद करनी चाहिए, जब 30 अपने अजला उनके सूबे के बुरे तरीके से मुतासर हुए हैं। और जब वो विजुअल चल रहे हैं कि मुराद सईद साहब जिनकी आज ज़मानत हुई है, उनके इलाके सवात के अंदर से, मंगोरा के अंदर से कैसे सैलाबी रेले गुजर रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि एक तो आपको नज़र आता है कि किस हुकूमत का फोकस किस जगह के ऊपर है। इमरान खान का फोकस बुनियादी तौर पर दूसरों को गंदा करना है, इसमें नेचुरल कलामिटी भी आपको नज़र आती है, इसके अंदर दूसरे मामलात भी नज़र आते हैं। ऐसी सूरत हाल में मरकज़ के अंदर से आपको शायद गाइडेंस जो है वो अवेलेबल हो सकती है, लेकिन मरकज़ ख़ुद अपने मसाइल के अंदर फंसा हुआ है। मुआशी कैफियत आपके सामने है, वो कतर के अंदर जाके $3 बिलियन की डील कर रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त वो 3-4 महाजों के ऊपर लड़ रहे हैं। अगर मरकज़ के अंदर बेहतरीन हुकूमत होती भी, फोकस वाली हुकूमत होती भी, तो इस डिवाइडेड एनवायरनमेंट के अंदर कोई नेशनल स्ट्रेटजी आपको बनती हुई नज़र ना आती। लेकिन मैं दोबारा ये गुजारिश करूँगा, अगर आप मीडिया के जाविये से देखें तो आपको सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा हाइप नज़र आती है, और उसकी एक वजह बिल्कुल आखिर में मैं आपको बताऊँ वो ये कि सिंध का अपना लोकल मीडिया जो है जी वो बहुत तगड़ा है। सही, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया की ज़रूरत नहीं है, उसने हाइप जनरेट की हुई है। KP के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया और लोकल मीडिया ना होने के बराबर है, लिहाजा आपको वो हाइप नज़र नहीं आती। बाकी जो सवाल है उसके जवाब मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में सिंध में कम से कम आपको फोकस नज़र आता है, अगर एफिशिएंसी नहीं भी नज़र आती है। अच्छा मियां जावेद लतीफ़ साहब, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या PMLQ की पंजाब में हुकूमत है, उधर जिस तरह तलत साहब ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है। इशू ये है कि आज लोग ये भी कह रहे हैं कि ठीक है बेशक वफाक के अंदर बड़े मसाइल हैं, उनका इशारा तलत हुसैन साहब ने भी दिया कि बड़े बड़े गंभीर मसाइल हैं, वज़ीर आज़म का कतर जाना भी ज़रूरी है, लेकिन लोग सवाल पूछते हैं कि हमजा शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं। मरीम नवाज शरीफ साहबा का ट्वीट आया कि वो जा रही हैं और वो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर जाएंगी। हमजा शहबाज शरीफ साहब को, पार्टी की और लोगों को जाना चाहिए, बेशक आप अपोजिशन में हैं, एटलीस्ट जाइए तो सही। क्या खिदमत सिर्फ वज़ारत आला होने पर ही आपने करनी है, उसके बगैर भी की जा सकती है? कहीं तो नज़र आइए। चले हुकूमत नहीं जा रही, कम से कम आप तो जाके नज़र आइए। शुक्रिया मनीब साहब, मगर मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर दूं कि जो आप कह रहे हैं कि आप कहीं नज़र नहीं आ रहे, तो हमारे इलाके के जहाँ ये फ्लड एरिया है वहाँ के अरकान असम्बली टिकट होल्डर्स जो हैं
वो बेचारे अपने वसाइल के मुताबिक काम कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मीडिया उसको उस तरह कवर नहीं कर रहा। हाँ, एक बात ज़रूर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो अभी मैंने गुफ्तगू तलत हुसैन साहब की, जावेद साहब की, आपकी सुनी, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी कौम भी एक उतनी ही ज़िम्मेदार कौम है जितनी दुनिया की बाकी ज़िम्मेदार कौमें होती हैं। बदकिस्मती ये है कि 70-75 सालों में इस कौम को एक कौम बनने ना दिया गया। उसमें मेरा भी कसूर है, आपका भी, दीगर लोगों का भी है, मगर ज़्यादा कसूरवार वो लोग होंगे और तारीख़ में वही गिने जाएंगे जो पॉलिसी साज होते हैं, जो इख्तियार रखने वाले होते हैं या इख्तियार देने वाले होते हैं। ठीक है। आप ये देखें, कुदरती आफात जो हैं उनको आप मुकम्मल तौर पे आवाम को, रियासत को तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं दे सकते, मगर आप अपनी बेहतर हिकमत अमली से, वसाइल से उस नुकसान को कम से कम कर सकते हैं। जिस तरह डॉक्टर आपकी उम्र को बढ़ा तो नहीं सकता, मगर आपकी ज़िंदगी को जो है वो फैसिलिटेट कर सकता है, कंफर्टेबल कर सकता है। ठीक हो गया। देखें मनीब साहब, बदकिस्मती ये है कि इन पाकिस्तान में आज तक जितनी हुकूमतें बनी, क्या वो बाइख्तियार थीं और क्या उनको मुकम्मल तौर पे हिकमत अमली बनाने का मौका दिया गया? मैं अगर ये बात कहूँ कि 2017 का, मैं दूर नहीं जाता, 2017 में क्या पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में नहीं था आज से? क्या एक फलता फूलता पाकिस्तान नज़र नहीं आ रहा था? और 2017 के बाद क्या वसाइल हमारे एकदम से ख़त्म हो गए हैं? क्या वजह है कि हम आज जो है एक अरब डॉलर के लिए जो मिन्नत कर रहे हैं और जो कंडीशन हम पे लगाई जा रही हैं मालियाती इदारों की तरफ से, जो शराइत लगाई जा रही हैं, उनको हम मनोन कबूल इसलिए कर रहे हैं कि हमें ज़रूरत है पैसे की। अच्छा, मगर मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा, ठीक है, चीज़ों पे ज़रूर गौर करना चाहिए कि आखिर ये वजह बनी क्यों। जहां हम निशान करते हैं अपनी गलतियों की, हुकूमतों की गलतियों की, वहां हमें ये भी ज़रूर बताना चाहिए कि ये बेचारे हैं या जालिम हैं या करने की अहलियत नहीं रखते या कर सकते थे मगर इनके हाथ। अच्छा चले, ठीक है, आपने कहा ये हमें इंट्रोस्पेक्शन की भी ज़रूरत है। एक ब्रेक यहाँ पर शामिल करते रहे, वापस आऊँगा। सियासत भी साथ साथ हो रही है और जिन मामलात का जिक्र मैंने इब्तिदा में किया था वो भी चल रहे हैं और सूरत हाल सियासी तौर पर भी काफ़ी गंभीर है, कशीदा है, कैलेमिटी भी मौजूद है, लेकिन एक सियासी कैलेमिटी जो है वो इस्लामाबाद के अंदर भी मौजूद है और शायद मौजूद होने के साथ साथ उसका असर दिन ब दिन बढ़ रहा है। वो किस जगह जाकर कल्मिनेट करेगी ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन हम ज़रा इसके ऊपर एक केयरफुल एनालिसिस भी चाहेंगे नुसरत जावेद साहब से और तलत हुसैन साहब से, और मियां जावेद साहब का पर्सपेक्टिव भी सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ज़रा ये भी सुनाता चलूँ कि क्योंकि तौहीन अदालत का मामला भी शुरू हो गया है, तो जनाब फवाद चौधरी उन्होंने आज फरमाया इस हवाले से, वो क्या फरमा रहे थे ज़रा सुन लीजिए। पाकिस्तान का जो भी जज, चाहे वो मैजिस्ट्रेट हो, चाहे हाई कोर्ट का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, टॉर्चर को ओवरलुक करता है। आई मीन दिस इज मिसकंडक्ट। जो भी जज ये करेगा, अगर उसके खिलाफ मैं लीगल एक्शन नहीं लूंगा तो मैं क्या करूंगा? इमरान खान ने अपने फोरम पे बात करनी थी, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही। आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को केस लड़ना चाहिए माफी? 100%। और पार्टी माफी नहीं मांगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए। माफी वाली कौन सी बात है? माफ़ी वाली कौन सी बात है जी? माफ़ी मांगने की ज़रूरत क्या है? और माफ़ी मांग ली तो फिर इमरान खान साहब तो ना हुए। तलत साहब, सर इमरान खान साहब ने 2-3 बातें, खैर वो बहुत सी बातें हो जाती हैं, लेकिन एक बात ये है, अब शहबाज गिल साहब के साथ जो भी हुआ, खैर उन्होंने आज मतीउल्लाह जान साहब को बताया कि जी मेरे साथ मेरे सेंसिटिव पार्ट्स को करंट लगाया गया और मेरे साथ ये जिनसी तशद्दुद हुआ था। उन्होंने कॉन्टेक्स्ट क्लियर किया, वो भी खैर बात अब मीडिया पर आ गई। इमरान खान साहब ने कहा मैं फ़ाइनल कॉल दूंगा और फिर मुझे कोई नहीं रोक सकेगा, इस्लामाबाद में बैठे 3 स्टूजेस भी नहीं रोक सकेंगे, ये भी हो गया। इमरान खान साहब, क्या वाकई सर आपको लगता है कि फिर ये तमाम तर केसेस का जवाब इमरान खान साहब के पास यही है कि मैं कैपिटल को अंडर सीज करूंगा और यही सबसे बड़ी धमकी है? और क्या इमरान खान साहब के हालात इतने ही अब ख़राब हो चुके हैं कि उनके पास महज लड़ाई लड़ने के और कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब को हालात उनके बेहतर नहीं हो सकते अब? देखिए मुनीब, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से उनको कोई दरमियाना रास्ता मिल जाए। अभी भी अदालत से मुतल्लक जिन्होंने बयान दिया
उसकी उन्होंने अपनी छोटी सी तशरीह कर दी, जिस तरह के वो हमेशा करते होते हैं कि मैंने कौन सा डंडा लेके जाना था, मैं तो लीगल एक्शन की बात कर रहा था। उनकी अगर वो तकरीर आप दोबारा सुने जो कि अदालत के अहम तरीन जज साहबान ने, फुल बेंच ने, कंसल्टेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बेंच की मैं बात कर रहा हूँ, सुनी, उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि बादियों नज़र में ये बनता है और ना सिर्फ जुडिशल कंटेम्प्ट बनती है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी बनती है। तो एक तो ये कि इमरान साहब को आदत है वो यू टर्न लेते हैं और चलते चलते हल्के से सी ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए यू टर्न को कंप्लीट कर लेते हैं। अमेरिका के ऊपर भी उन्होंने ऐसे ही किया। अब ये जिन्होंने फाइनल कॉल दी है, तो मुझे तो समझ नहीं आता कि इनका फाइनल है क्या। ये फाइनल कॉल जो हैं ये इतनी मरतबा दे चुके हैं कि हमें समझ नहीं आता कि फ़ाइनल के लफ्ज़ की कौन सी ऐसी तशरीह लगाएं कि हमें इमरान खान साहब के फ़ाइनल कॉल की समझ आ जाए। अभी भी वो लोगों को तैयारी का हुक्म दे रहे हैं। इससे पहले अगर आप इस हाइप को देखें जो उन्होंने इस्लामाबाद आने के लिए क्रिएट की थी, वो इससे कहीं ज़्यादा हाइप थी। उसके अंदर तो बाकायदा पेशावर में उन्होंने दस्ते तैयार किए, वहाँ से चलने से पहले उन्होंने बयान जारी किए और पुलिस वालों को बताया कि तुम ख्याल रखना, तुम रास्ते में ना आना, सबको धमकियाँ दी। और फिर जब जिस तरह मैं एक और प्रोग्राम पे भी कह रहा था कि जब सुबह का सूरज तलू हुआ तो फिर काफ़ी शर्मिंदगी हुई कि कितने लोग उनके साथ हैं। अभी भी वो बात जो है बुनियादी, वो शहबाज शरीफ की हुकूमत की नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की छोटी सी हुकूमत ना रोक पाएगी, ना स्टूजिज रोक पाएंगे। तो बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को वो धमकी लगा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि केसेस का घेरा उनके गिर्द तंग हो रहा है और अब इस्टेब्लिशमेंट को सूनर रादर देन लेटर उनका ब्लफ कॉल करना होगा। एक ही मरतबा ये कौम जो जिस अजियत में मुब्तला रहती है इमरान खान की तकारीर के ज़रिए, हल हो जाना चाहिए। वाक़तन अगर वो इतने बड़े लीडर हैं कि पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर वो जैम कर सकते हैं और अपने पसंद के फैसले ले सकते हैं, तो उनको ताहयात प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए। कथा कलामी होगी। ये फैसल वाडा साहब की अब उनकी जो ट्वीट है, अगर आपकी नज़र से गुजरी हो कि सियासी मौसम बदलना शुरू, पाकिस्तान और इमरान खान के लिए किरदार अदा करता रहूँगा और आइंदा भी करता रहूँगा। सियासी मौसम बदलना शुरू, तो क्या फैसल वाडा साहब के हवाले से ये तासुर पाया जाता है कि वो मुख्तदर हलकों के बहुत करीब रहे हैं, तो उनका ये ट्वीट इसके कोई मतलब है या नहीं, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है? देखें, संजीदा आपका शो है, इसके अंदर अगर आप फैसल वाबडा के महकमा मौसमियात किस्म के ट्वीट की तशरीह हमसे लेने लगे तो माजरत है, उसके लिए आप किसी और को बुलाएं। और आपके पास माशाल्लाह जियो में काफ़ी ऐसे कोलीग हैं जो इस किस्म की तशरीहात कर सकते हैं। आगे ही आपने शो के अंदर फवाद चौधरी के बयान को मोतबर करके हमें मुश्किल में डाल दिया है। बुनियादी बात यह है कि इमरान खान इस वक्त वाक़तन मुश्किल में फंसे हुए हैं। उन्होंने एक मरतबा फिर अपनी तरफ से थ्रेट नुमा दरख्वास्त डाली है, लेकिन मेरे ख्याल में इस मरतबा ये फैसला हतमी तौर पर हो जाना है कि इमरान खान वाक़तन क्या 12 फुट का लीडर है जिसके सामने सारे बौने हैं, या फिर वो ब्लफ कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने उनका ब्लफ कॉल करना है। बहरहाल इसका फैसला चंद हफ्तों में हो जाएगा। नुसरत जावेद साहब, ये बड़ी खबरें गर्म है सर। गो के फैसल वाडा साहब की ट्वीट की मैं बात नहीं करता क्योंकि तलत हुसैन साहब ने मेरी भी तस्दीक की है कि ये गैर संजीदा सी ट्वीट है, तो इसके ऊपर तज्जिया ना लिया जाए। तो अब हमारे आपकी तरह वो भी हमारे उस्तादों में से हैं, तो मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, मैं इस पर आपका तज्जिया नहीं चाहूँगा। लेकिन मैं वैसे जो खबरें गर्दिश कर रही होती हैं इस्लामाबाद के अंदर कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, इमरान खान साहब की तरफ से कोई शायद मिन्नत तरले वाला प्रोग्राम भी हो रहा है, इसकी कोई क्रेडिबल खबर नहीं है, लेकिन जारी बात है ये ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। आपने भी शायद सुना होगा। क्या वाकई इमरान खान साहब ने थ्रेट नुमा दरख्वास्त जो इसका जिक्र तलत हुसैन साहब ने किया है, उन्होंने वाकई डाली है, और क्या उसका कोई असर हो सकता है इन द डेज टू कम, या आप भी ये समझेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट के को जितना इमरान खान साहब ने टेक ऑन किया है वो फाइनली इमरान खान साहब का ब्लफ कॉल करवाएंगे? देखिए जी, बात यह है कि एज़ नुसरत जावेद मेरी सारी ज़िंदगी इस अम्र में ये ख्वाहिश करते, ये ख्वाब देखते गुजरी है कि इस मुल्क में सिविल सुप्रीमेसी हो। ठीक, इस ख्वाब के होते हुए भी फिर मुझे ये भी देखना पड़ता है कि किसके हाथों डिलीवर होनी है। इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त टिपिकल जो यानी पॉपुलिस्ट वाला जो है ना, एक पॉपुलिज्म वाली वो गिमिक्स कर रहे हैं, बोल्सोनारो एक्सेट्रा एक्सेट्रा और हमारे हमसाए में, लेकिन ये वो भूल गए हैं। मिसाल के तौर पर नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जो है जी वो बीजेपी नहीं है, वो आरएसएस का फेस है।
और RSS जो है वो क़याम पाकिस्तान से पहले से एक मिशनरी जज्बे के साथ एक आइडियोलॉजिकल कार्डर बिल्ड कर रही थी। मैं खाली एक मिसाल, यानी ये एक यही इनके लिए काफ़ी होनी चाहिए। मेरा अपना ये ख्याल है कि इस वक्त इनके पास उस तरह का क्राउड है जो स्पॉन्टेनियस, जो कल्ट फॉलोइंग वाला होता है। ये क्राउड सर लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। ये वो क्राउड नहीं है जिससे आप टीयर गैसिंग को फेस करते हैं, आप अजियतें सहते हैं, मुसीबतें सहते हैं, और कुछ लोग बहक कर कभी जुल्फ़िकार बना लेते हैं या जो कोड़े खा लेते हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि एक स्टेज थी जहाँ पर के शायद इनसे को मुज़ाकरात की गुंजाइश आ रही थी, लेकिन वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं, मुझे ये महसूस हो रहा है, मैं अमली सहाफ़त से आज का रिटायर हूँ जी, लेकिन एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस से मैं आपको कह रहा हूँ कि अब जो है उन्होंने जो जिनके साथ जिनको ये राह रास्त पर लाना चाहते हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं यार, यू आर ट्राइंग टू इमर्ज बिगर देन द स्टेट। जब आप स्टेट से भी बड़े हो ना, तो आम तौर पर आपका एंड, अगर ये कैनेडी जैसा बुरा ना हो, अमेरिका तो हमसे ज़्यादा वहाँ पे डेमोक्रेसी है ना, तो दूसरी सूरत में कम से कम आपको निक्सन ज़रूर बनाया जाता है। और हाल ही में जो पॉपुलिज्म की हाइट थी ट्रंप, उसके साथ देखें ना, FBI ने बहरहाल उसके घर में जाके तो वो डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए हैं। तो आई थिंक ये वो स्टेज है जहाँ पर के जिसकी जेन्युइनली इस मुल्क में हेगेमनी ऑफ पावर है, जिसके बारे में मैं खुश नहीं हूँ। आई डोंट फील गुड अबाउट इट। उन्होंने कहा है कि नहीं भाई साहब, ये तो फैसला होकर रहेगा कि डू वी स्टिल होल्ड मोनोपोली ओवर पावर और समवन एल्स डज। आई थिंक, आई सस्पेक्ट, आई मे बी रॉन्ग। एक ब्रेक शामिल करते हैं। मैं मियां जावेद लतीफ़ साहब को आऊँगा और जनाब नुसरत जावेद साहब से भी बात करेंगे। एक मुख्तसर सा ब्रेक लिए और वापस आते हैं, साथ रहिए। शेख रशीद साहब, वैसे तो मियां जावेद लतीफ़ साहब उन्हें बखूबी जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 13 जमातें और कुछ लोग इमरान खान को नाइल कराना चाहते हैं। क्या कह रहे थे, तो सुनिएगा। सियासत तो यही है कि किसी को अहल किया जाए और इमरान खान को नाहल किया जाए। चंद लोगों की ख्वाहिश है, ये अदारों की ख्वाहिश नहीं है, ये चंद लोगों की ख्वाहिश है और इसमें ये नाकाम हो गए। 13 पार्टियां और बाज और लोग जो हैं वो इमरान खान को दीवार से लगाना चाहते हैं। कौमी सलामती और कौमी सासों का दिफा कौम के जोश, जज्बे और जज्बात से ही किया जा सकता है। कोई शख्स अदारों से बड़ा नहीं है और कोई अदारा पाकिस्तान से बड़ा नहीं। 13 जमातें और कुछ लोग। अब शेख रशीद साहब को आप भी जानते हैं, मियां जावेद लतीफ़ साहब मैं भी जानता हूं। अब उनका कहने का क्या मतलब था ये भी समझ आ रहा है। वो कहते हैं कोशिश कर रहे हैं आप उन्हें पार्लिमानी सियासत से नाइल कराने की, करवा नहीं पाएंगे। आपको लगता है, क्योंकि आपको तो शिकायत ही ये रहती है, आपने तो 2 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अभी भी इमरान खान साहब को आपके मुताबिक कोई सपोर्ट है, तो सवाल तो हम भी पूछते रहते हैं कि जी अब खैर फाइनली आपने सुना होगा तलत हुसैन साहब को और नुसरत जावेद साहब को, आपको तसल्ली हो जानी चाहिए कि अब तो लेवल प्लेइंग फील्ड है इमरान खान साहब के लिए, उन्हें उसी मेयार पे परखा जाएगा शायद अदालतों के सामने, शायद जो कि मियां नवाज शरीफ के लिए सेट हुआ था, या अब भी आपके खदशात मौजूद हैं? देखिए मनीब, हमारी ख्वाहिश भी है, हमारी जद्दोजहद का मकसद भी यही है कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। जो इस सियासी मसखरे का आप जिक्र कर रहे थे, मैं उसके हवाले से सिर्फ इतना कहूँगा कि मुझ समेत कोई भी पॉलिटिकल वर्कर जो है, पाकिस्तानी जो है, जो कानून आइन पे यकीन रखने वाला है, वो ये नहीं कहेगा कि किसी सियासी जमात को, किसी सियासतदान को, किसी अदारे की तरफ से नाहल किया जाए, बल्कि उसको पब्लिक रिजेक्ट करे तो वो सबसे बड़ा एहतसाब होता है। मगर आप क्या आज ये समझते हैं, और जो मेरा आपने कोट किया मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, मैं ये कहने में हक बजानब नहीं हूँ कि नवाज शरीफ को तो आपने 5 साल से मीडिया से ब्लैकआउट रखा हुआ है ना, इसको 5 हफ्ते ब्लैकआउट करके देख लें, 4 बंदे इसको याद करने वाले नहीं होंगे। और मुझे कोई ये बता दे कि जो इसके हवाले से बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर आइन, कानून, अखलाकियात इसके लिए इमरान खान के लिए और होनी चाहिए और बाकी सारी कौम के लिए कुछ मुख्तलिफ होनी चाहिए? क्यों भाई, आप मुझे ये बताएं कि क्या नवाज शरीफ को नाहल किया गया 2017 से
और आज तक, बल्कि इसको जब नाअहली का जिक्र इसकी का आया तो उस वक्त लोगों ने मुआवजा करना शुरू किया। बड़ी ज्यादती हुई जी इमरान नवाज शरीफ से, उसको 10,000 तनख्वाह ना लेने पे उसको नाअहल कर दिया गया। और भाई जब उसको नाअहल किया गया था ये आवाजें उस वक्त भी उठनी चाहिए थी। आज जो कुछ इमरान खान कर रहा है या किया है, मुझे ये बताएं कि आप तलाल चौधरी को, दानियाल अजीज को नाअहल कर सकते हैं तो इमरान खान क्यों नहीं भाई? आप मुझे ये बताएं कि दर्जनों अरकाने असेंबली 10 रुपए अकाउंट जाहिर ना करने पर उनको नाअहल किया जा सकता है, तो अरबों करोड़ों रुपए के जो अकाउंट ऑपरेट करता है खुद इमरान खान, वो उस पर नाअहल ना हो क्यों भाई? मुझे ये कुछ बताए कि आप धमकियां दो अदारों को, अदारों में बैठे खवातीन को भी आप न बख्शो, तो आपको सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाए कि आप जत्थे लेके आ सकते हो, और मुझे इसलिए बांध दिया जाए कि मैं जत्थे नहीं ला सकता या मैं जत्थों पे बिलीव नहीं करता, मैं वोट पे यकीन रखता हूं। मुझे कोई ये बताए कि 14 दिन का रिमांड मेरा जब हुआ था मनीब साहब, तो उस वक्त कितने घंटे मीडिया ने ये जो कुछ हो रहा है आजकल ये दिखाया था? मुझे ये बताएं कि 4 दिन का रिमांड हुआ है शहबाज गिल का और जमीन आसमान एक हो गया, मगर 14 दिन के रिमांड में मेरे साथ जो कुछ हुआ किसी ने तस्करा किया? और फिर मेरे जैसे कई सैकड़ों जो कारकुन हैं उनके साथ जो कुछ अभी आपने जिक्र किया था। मियां साहब कथा कलामी, आप तो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं। देखिए स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाता है लोगों को। मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर तशरीफ़ ले गए, उनको इलाज के लिए इजाज़त मिली, वो मुल्क से बाहर तशरीफ़ ले गए, बहुत से बाद में इल्ज़ाम लगे वो अपनी जगह, लेकिन उनके स्टैचर की वजह से उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिला। तो अगर इमरान खान साहब को भी यहाँ मिल जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है? नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्फाक नहीं करता। नवाज शरीफ को जब एग्जाइल में पहले भेजा गया था उस वक्त के हाकिम को जरूरत थी नवाज शरीफ को बाहर भेजना, और नवाज शरीफ को अब जब बाहर भेजा गया था अदारों समेत इमरान खान को जरूरत थी कि नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर जाए ताकि ये सुकून से अपनी हुकूमत कर सके। हकीकत जानना चाहिए और हकीकत को मानना भी चाहिए। जब हम घुमा फिरा के बात करते हैं तो वो मुनासिब नहीं होती। और आज इन हालात से हम 2-4 हैं, पाकिस्तान का जो रोना रो रहे हैं, हम इसलिए रो रहे हैं कि हम खरी बात नहीं करते, हम हकीकत पसंदी से तजिया नहीं करते, हकीकत पसंदी से बात नहीं करते कि फलान नाराज ना हो जाए या की तरफ से मुझे। मियां साहब मेरे पास वक्त कम है, मैं आपका पॉइंट आ गया सर, मेरे पास वक्त कम है, मैं जरा इख्तिसार से मैं जरा कंक्लूड करवाना चाहूँगा। तल साहब सर जरा इख्तिसार से फरमाइएगा, इमरान खान साहब को की गिरफ्तारी ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वैसे ATA के अंदर ऐसे प्री अरेस्ट बेल्स वगैरह नहीं होती, लेकिन सियासी मामलात हैं, उनकी एक अपनी जगह वैल्यू होती है। क्या आपको लगता है इस हुकूमत के पास वो मसल, वो माइट मौजूद है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर सके? FIR तो उनके पास है। मुझे लगता है कि ये गिरफ्तारी की तरफ मामला नहीं जाएगा, ये टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, और सिर्फ उनके बयान का जज साहिबा के ख़िलाफ़ ही मामला नहीं है, और तोशाखाना का इशू भी नहीं है, फॉरेन फंडिंग केस भी मौजूद है। तो टेक्निकल ग्राउंड्स काफ़ी अवेलेबल हैं इमरान खान को नॉकआउट करने के। लेकिन सिर्फ मैं बिल्कुल मुख्तसरन ये गुजारिश करूँगा, जावेद लतीफ़ साहब जज्बाती और सिंसियर पॉलिटिकल वर्कर हैं और उन्होंने मसाइब और मसाइल बहुत से देखे हैं, लेकिन इनके बयान में और शेख रशीद के बयान में एक चीज़ जो है बिल्कुल उसमें मुवासलत है। ये कहते हैं आप लोगों ने ये किया, और शेख रशीद कहते हैं चंद लोगों ने ये किया। तो मेरे ख्याल में इनको और शेख रशीद को आप लोगों ने और चंद लोगों का नाम लेना शुरू कर देना चाहिए। एक तो बात ये। दूसरी बात ये है कि जावेद लतीफ़ साहब की अपनी पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, और जावेद लतीफ़ साहब को पता है कि वो नहीं चाहते कि नवाज शरीफ साहब वापस आए। वो तो ये भी नहीं चाहते कि इसहाक डार साहब वापस आए, और जब इसहाक डार साहब के वापस आने की बात होती है वो जाके चंद लोगों या आप लोगों के साथ जाके बात करते हैं, और इसहाक डार का मामला खटाई में पड़ जाता है। और बिल्कुल आखिरी बात, नवाज शरीफ को किसी ने एग्जाइल में जब भेजा था तो जोर लगा के भेजा था, इस मरतबा नवाज शरीफ खुद गए हैं। तो अगर नवाज शरीफ इतने ही ज़्यादा कमज़ोर हैं कि जब उनको कहते हैं वो बाहर चले जाते हैं, जब उनको रोकते हैं वो रुक जाते हैं, तो मेरे ख्याल में जावेद लतीफ़ साहब को फिर उनसे सवाल करना चाहिए कि आपने मुल्क की किस्मत तब्दील करनी है
लेकिन ये कैसी किस्मत तब्दील करने वाला है कि जो अपनी मर्जी के खिलाफ बाहर भी भिजवा दिया जाता है और अपनी मर्जी होने के बावजूद मुल्क में वापस नहीं आ सकता। बिल्कुल ठीक है, मैं वक्त ख़त्म हो गया। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा, जावेद साहब का, जनाब तलब हुसैन साहब का और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब का। प्रोग्राम आपने देखा जी। प्रोग्राम के आखिर में मैं यही दरख्वास्त करूँगा तमाम मुखिर हज़रात से कि जो कुछ जिस तरह भी हो सकता है आप अगर कंट्रीब्यूट करना चाहें उन लोगों के लिए जो इस वक्त बेसर व सामानी की हालत में मौजूद हैं तो ज़रूर कीजिए, और ये बहुत सवाब का काम है और मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा ज़रूरत किसी को आपकी मदद की नहीं हो सकती जितनी आज है। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।